अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? मैं सफ़र में हूँ और इस सफ़र में मैंने एक छोटी सी खबर पढ़ी और मैंने सोचा कि इस खबर से रिलेटेड भी आपसे बात होनी चाहिए। खबर यह है कि जनरल फैज़ हमीद साहब की जो सज़ा हुई, उस सज़ा के ख़िलाफ़ उन्होंने अपील कर दी है और बाकायदा जो उनके वकील हैं मियां अशफाक, उन्होंने ये अंदिया दिया कि जी मुझे जनरल साहब के ने कहा और मैंने अपील फ़ाइल कर दी है। अब डेफिनेटली ज़ाहिर है, एक कोई भी मुजरिम हो, मुलजिम हो, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगे या फिर उससे सज़ा हो, तो फिर उसका हक़ है कि वो जहाँ पे भी उसको रिलीफ मिल सकती है वहाँ पे वो डेफिनेटली एक अपील कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे बहुत सारे पुराने वाक़यात भी याद आए और ये भी याद आया कि एक वक्त था जब जनरल फैज़ हमीद साहब सवा नेज़े पे होते थे और उस सवा नेज़े पे जब उनका इक़्तिदार था तो उस वक्त वो किसी को अपील का हक़ भी नहीं देते थे। तो वक्त की बात है और ये वक्त कोई बहुत ज़्यादा पुराना वक्त नहीं है, तकरीबन 3 साढ़े 3 साल पुराना वक्त है और उस पुराने वक्त में ऐसे वाक़यात हैं कि उन्हें देख के बंदे को इबरत की निशानियाँ महसूस होती हैं और बंदा अपने कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाता है। मसलन मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ और इस मिसाल से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब जनरल फैज़ हमीद साहब पूरे इक़्तिदार के अंदर थे और वो सब कुछ होते थे पाकिस्तान के अंदर, तो उस वक्त उनकी थिंकिंग क्या होती थी, उस वक्त वो करते क्या थे। एक साहब हैं और बड़े मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं, बारिश आदमी हैं, परहेज़गार हैं, इबादत गुज़ार हैं और अफ़वाज पाकिस्तान के अंदर उनका बड़ा अरसा गुजरा है, बल्कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने अफ़वाज पाकिस्तान को दे दी। उनका नाम है कर्नल इनामुर रहीम। आप यकीनन इनको जानते होंगे क्योंकि कर्नल साहब ने ये जो मिसिंग पर्सनस हैं उनका मसला उठाया था और जब वो सर्विस में थे तो वो जैक ब्रांच होती है एक फ़ौज की, जिसके अंदर लोगों के केसेस होते हैं, लोगों की प्रमोशन होती है, बहुत सारे मिसाइल जो ऑफिसर्स होते हैं या सोल्जर्स होते हैं उनके ये ब्रांच उस वक्त हैंडल करती है, यानी ऑलमोस्ट रोज़ाना ही हैंडल करती है क्योंकि ये ब्रांच है ही बनाई इसीलिए गई थी। कर्नल रहीम साहब इस ब्रांच के साथ ताल्लुक़ रखते थे और उसके बाद वो अपनी पूरी सर्विस करने के बाद रिटायर हो गए और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने वकालत का पेशा अख्तियार किया और वो वकील की हैसियत से मुख्तलिफ जगहों पे पेश होते रहे, मुख्तलिफ काम करते रहे। इस दौरान ही जब मिसिंग पर्सनस का इशू आया तो कुछ क्लाइंट्स इनके पास आए, तो फिर इन्होंने ये महसूस किया कि ये एक बड़ा गंभीर मसला है और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी गलत किस्म की इंफॉर्मेशन है जो ज़ाहिर एजेंसीज़ को पास कर दी जाती है और फिर एजेंसीज़ के बिहाफ पे कुछ लोग अपने ज़ाती मफादात के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि वो सर्विस में होते हैं और उनका काम यह है कि उन्हें कस्टोडियन होना चाहिए मुल्क का, लेकिन वो कस्टोडियन होने के बजाय वो अपने ज़ाती जो स्कोर है उसको फिक्स करना शुरू कर देते हैं। तो फिर इन्होंने ज़ाहिर मिसिंग पर्सनस का मामला उठा लिया। जब ये उठाया तो उस दौर में ज़ाहिर जनरल बाजवा साहब होते थे और साथ साथ जनरल फैज़ हमीद साहब होते थे। जनरल फैज़ हमीद साहब बड़े तगड़े ऑफिसर थे, शायद ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना DGI ऐसे तगड़ा हो जितने जनरल फैज़ हमीद साहब थे, क्योंकि ये सियासी अफेयर के अंदर बहुत ज़्यादा मुलव्वस थे और इतने ज़्यादा मुलव्वस थे कि प्राइम मिनिस्टर और ये दोनों यकजान दो कालब हो गए थे, यानी एक जान थी और दो अलग अलग दिल थे इन दोनों के। तो इतने करीब होने की वजह से ये ज़ाहिर पावर कॉरिडोर में इतने तगड़े हो गए कि जनरल बाजवा साहब की प्रमोशन या जनरल बाजवा साहब की जो फैसिलिटीज़ या जनरल बाजवा साहब की मराहत या जनरल बाजवा साहब की जो एक्सटेंशन है उसका फैसला भी ये करने लगे। और यही थे जिन्होंने इमरान खान साहब को राज़ी किया था और यही थे जिन्होंने पार्लियामेंटेरियन को राज़ी किया था, यही थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मैनेज किया था। तो इतने तगड़े ये DGI ऐसे ही होते थे। तो इन्हें बड़ा बुरा लगा कि एक शख्स है जो आर्मी में कभी कर्नल होता था, बड़ा छोटा सा ऑफिसर होता था, फिर वो बाहर निकला, उसने वकालत करनी शुरू कर दी और मुझसे पूछा भी नहीं कि यार मैं वकालत कर लूँ या ना कर लूँ सर। और उसके बाद फिर इन्होंने ऐसा इशू उठा दिया जो ज़ाहिर है हमारे लिए काबिल कबूल ही नहीं, हम इसको पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ समझते हैं, हम जिसको चाहते हैं उठा लेते हैं। तो ये कौन होता है बंदा जो इतने बड़े बड़े फैसले करता है? तो इन्होंने ये ज़ाहिर है फिर इनकी अना को बड़ी तकलीफ़ हुई और एक मरतबा जब कर्नल इनामुर रहीम साहब अपने किसी दोस्त के बच्चे की शादी पे गए हुए थे, जब ये रात को वापस आए तो इनको इनके घर के सामने कुछ लोग मौजूद थे और वो काले डाले और काले नकाब और उसके बाद इस टाइप के जो हथकंडे होते हैं अमूमन, तो इन्होंने महसूस किया कि ये तो मुझे लेने के लिए आए। तो बहरहाल इन्होंने घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन इन्हें दरवाजे से ही उठा लिया गया और दरवाजे से उठाने के बाद ज़ाहिर वो गायब कर दिया गया इनको। उसके बाद इनकी जो फैमिली है वो तलाश करती रही, उन्होंने बहुत शोर किया, मीडिया के अंदर आए, बड़ी खबरें बनी, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक उबाल सा आया, लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना ही किसी ने किसी जगह पर यह तस्लीम किया कि कर्नल इनामुर रहीम साहब जो हैं वो हमारे पास हैं। बहरहाल उसके बाद जब कर्नल इनामुर रहीम साहब की कहानी बड़ी लंबी कहानी है, तो जब कर्नल साहब के साथ लोगों का रब्ता हुआ तो कर्नल साहब ने अपनी होलनाक कहानी सुनाई। उन्होंने ये बताया कि मुझे अगवा किया गया था या मुझे गिरफ्तार किया गया था और मेरे ही अदारे ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तारी के बाद कर्नल इनामुर रहीम साहब के बकौल मुझे एक ऐसी जगह पे ले जाया गया जहाँ पे चिल्लर था, यानी एक कमरा था जो बेसिकली चिल्लर था और उसके अंदर ऐसे इक्विपमेंट लगाए गए थे जो टेम्परेचर को माइनस पे ले गए थे। और ये जहन में रखें कि जो कर्नल इनामुर रहीम साहब को जब उठाया गया था तो सर्दियों का महीना था, शदीद सर्दी थी, दिसंबर था ये, और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर शदीद सर्दी पड़ रही थी और इन्हें रावलपिंडी से उठाया गया था। बहरहाल इन्हें वहाँ ले जाया गया और चिल्लर में इनको बगैर कपड़े
इनके सारे उतार के, इनको नंगा करके इनको चिलर में रख दिया गया। अब ये देखिए कि सर्दी का महीना है और वो चिलर है, और चिलर भी माइनस टेम्परेचर में, -10, -11, -12 पे वो उसका टेम्परेचर है, और उसमें एक बुजुर्ग आदमी तो जिसकी पूरी ज़िंदगी फ़ौज में गुजरी थी उसे उसमें रख दिया गया। और शदीद सर्दी के अंदर, इतनी ज़्यादा शदीद सर्दी थी बकौल कर्नल इनामुर रहीम साहब के कि मेरी हड्डियाँ तक जो थी उसका गूदा जम गया था, और मैं न सीधा हो सकता था, ना मैं बैठ सकता था, ना मैं उठ सकता था। उनका ये कहना था कि मैं कोने में बैठा हुआ था और मैंने अपने आप को जकड़ रखा था। ज़ाहिर है जब सर्दी लगती है तो इंसान अपने बाहें जो होते हैं उसके अंदर अपने आप को जकड़ लेता है और अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करता है। तो बकौल उनके कि इतनी ज़्यादा खौफनाक सर्दी थी कि मैं उसको बयान ही नहीं कर सकता, और मेरी पलकें तक जम गई थी और मुझे कुछ नज़र तक नहीं आता था। 48 घंटे कर्नल साहब को इस में रखा गया, और उसके बाद जब इनको बाहर निकाला गया तो वो इस काबिल नहीं थे कि वो खड़े हो सकते या फिर वो कुछ खा सकते या पी सकते। ये उनकी सूरत हाल थी। बहरहाल ऑफ एंड ऑन इनको दोबारा चिलर में रखा जाता था, बाहर निकाला जाता था, माफ़ी मंगवाई जाती थी, और फिर इनसे पूछा जाता था कि जनाब कि आप दोबारा ये हरकत करेंगे? तो ज़ाहिर है उस वक्त बंदा बेबस होता है, तो उस बेबसी के आलम में ये इनसे माफ़ी भी मांगते थे और मदद भी करते थे, और फिर ये ज़ाहिर है बोलने के काबिल भी नहीं थे बेचारे। इस दौरान इनकी जो फैमिली है उसने ज़ाहिर है मीडिया के अंदर बहुत उठाया मामले को, और उसके बाद हाई कोर्ट चले गए। जब ये हाई कोर्ट चले गए तो ज़ाहिर है पुलिस ने तो हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो बिल्कुल है नहीं, ना ही हम इनको जानते हैं। तो अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने फिर, उस वक्त जज साहब बड़े अच्छे जज साहब थे, और उन्होंने फ़ौरन टाइट करना शुरू किया, और उन्होंने एजेंसी से कहा कि जी बंदा पेश करें वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो फिर ISI ने जो जनरल फैज़ हमीद साहब का उस वक्त इदारा था और सब कुछ ही जनरल फैज़ हमीद साहब थे, तो उन्होंने तस्लीम कर लिया जी कि कर्नल इनामुर रहीम साहब हमारे पास हैं, और इनका जो राब्ता है वो इंडिया के साथ है, और ये दुश्मन है, और इन्होंने जो सरकारी राज हैं उनको फ़रोख्त कर दिया है, तो हम वो राज मालूम करना चाहते हैं, हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम चाहिए। तो इनसे पूछा गया था कि जी कितना टाइम चाहिए आपको? तो बताया गया जी कि कर्नल इनामुर रहीम साहब जो है उनसे एक लैपटॉप बरामद हुआ है, और उस लैपटॉप का पासवर्ड जो है ना हमारे पास नहीं है। इन्हें कहें कि वो पासवर्ड दे दें, और जो ये पासवर्ड दे देंगे तो फिर हम इनको इन्वेस्टिगेट करने के बाद रिहा कर देंगे। तो जब कर्नल इनामुर रहीम साहब से पूछा गया कि जनाब आपके पास जो लैपटॉप था वो बरामद हुआ तो उसका पासवर्ड दे दे, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास से कोई लैपटॉप बरामद ही नहीं हुआ, मैं तो लैपटॉप पे काम ही नहीं करता, मेरे पास था ही नहीं लैपटॉप। जब था ही नहीं तो इन्होंने बरामद कहाँ से कर लिया? बहरहाल वो बार बार कह रहे थे जी हमारे पास क्योंकि लैपटॉप है, फिर हमने मजीद इन्वेस्टिगेशन करनी है तो हमें टाइम दिया जाए। बहरहाल ये मामला जो है वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चला गया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी खासा उस वक्त इशू बना, लेकिन उस वक्त मैनेज किया बाकायदा जनरल फैज़ हमीद साहब ने, और मैनेज करने के बाद जस्टिस साकिब निसार साहब थे मेरा ख्याल है उस वक्त, ये कर्नल इनामुर रहीम साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं क्योंकि मैं ज़रा दूर हूँ और यहाँ पे इंफॉर्मेशन हासिल करना ज़रा डिफिकल्ट है मेरे लिए। तो बहरहाल जहाँ तक मेरी याददाश्त है कि उस वक्त जस्टिस साकिब निसार साहब होते थे, और जस्टिस साकिब निसार साहब ने जनरल फैज़ हमीद साहब के कहने पर जो दरख्वास्त उसे रिजेक्ट कर दिया था। बहरहाल ये मसला क्योंकि बहुत लिंगर आन कर गया, और इस दौरान कर्नल इनामुर रहीम साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और इदारे के लोगों को महसूस होने लगा कि शायद कहीं इनकी जान ना चली जाए और ये हमारे गले ना पड़ जाए। और जब ज़ाहिर है उनको ये महसूस हुआ कि अब ये किसी काम के भी नहीं रहे, तो फिर ये छोड़ने का फैसला कर लिया गया। तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को कहा गया कि ठीक है जी आप जाके कोर्ट में ये बयान दे दें कि ठीक है हमारी इन्वेस्टिगेशन हो गई है और अब हमें मजीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया गया, और उसके बाद ये केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया, और वहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यह तस्लीम कर लिया कि जी हमें इनकी मजीद ज़रूरत नहीं है, और इसमें कोई शक नहीं कि इन्हें हमने गिरफ्तार किया था, और फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने माजूद भी कर ली। अब उसके बाद कर्नल इनामुर रहीम साहब रिहा तो हो गए, लेकिन वो ज़ाहिर साइलेंट हो गए बेचारे, और उन्होंने ज़ाहिर आवाज़ उठानी बंद कर दी, और वैसे भी मीडिया के ऊपर बड़ी पाबंदी थी कि कर्नल इनामुर रहीम साहब को कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी प्रोग्राम में नहीं ले सकती, तो वो ज़ाहिर बेचारे साइड पे होके बैठ गए। लेकिन उस अजियत का, उस तकलीफ का ये असर हुआ कि आज भी कर्नल इनामुर रहीम साहब सर्दी के मौसम में सर्दियों वाली जगहों पर नहीं रह सकते। यानी इस वक्त भी जब इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर सर्दी पड़ रही है, तो कर्नल इनामुर रहीम साहब रावलपिंडी इस्लामाबाद को छोड़ के कराची शिफ्ट हो गए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सर्दी के अंदर अब वो सर्वाइव कर ही नहीं सकते, उनका DNA तब्दील हो गया, तो जो बॉडी है वो मामूली सी सर्दी को भी बर्दाश्त नहीं करती। तो ये थे जनरल फैज़ हमीद साहब के, वो किसी भी बंदे को किसी वक्त भी उठा के चिलर में रख देते थे सर्दियों के अंदर। बल्कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे वाकयात भी सुनाए कि जो लर्जा खेज थे कि मसलन एक बंदे को उठाया गया, और उठाने के बाद ये जो सर्द खाना होता है ना जहाँ पे मैयतें रखी जाती हैं, तो वहाँ पे ट्रॉलीज होती हैं, अगर आपने देखा हो तो दीवार होती है, उसके अंदर रैक्स होते हैं, और रैक्स के अंदर ज़ाहिर मुर्दे को रख के तो उसको रैक को बंद कर दिया जाता है ताकि वो उस मैयत ख़राब ना हो, लाश ख़राब ना हो। तो कई लोगों को उठा के इस किस्म की मॉर्चरीज जो थी उनके अंदर रैक्स के अंदर रख के उनको बंद कर दिया जाता था 24-24 घंटों के लिए,